हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स का कुछ ऐसा टॉपिक, ठीक है, जिसमें जो बिहार बोर्ड है वो हर बार इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सभी आते हैं। क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है और आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप पूरा सिलेबस कर पाओ। फिर भी बिहार बोर्ड के कुछ हिंट, क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार बिहार बोर्ड आपको क्वेश्चन देता ही देता है, हर बार। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो ये जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो, जिसमें पहला है अपवर्तन तथा उसके नियम। वो चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन वही आता है 2 नंबर से कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके नियम लिखे। और ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या कि अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं दे देगा, जैसे तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये सब दे देगा। ठीक है, और अब अपवर्तनांक देखो, एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, पहला अपवर्तन क्या है और दूसरा अपवर्तनांक क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों बातें बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्रांति कोण, एक बार ये आप में शायद ये 5 नंबर का पूछा था, पर ऑलमोस्ट दो नंबर का ही पूछता है, तो वो भी बताऊंगा ये क्रांति कोण क्या होता है। ठीक है, और ये चीज अपवर्तनांक और अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक, वो भी आपको बता देता हूं आज ही। अपेक्षिक 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 अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तन, अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक, ये तीनों क्या है, ठीक, वो बताऊंगा। और फिर एक क्रांति कोण। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज का जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले 2 टॉपिक या फिर 2 पॉइंट, ठीक है, उसको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा दिमाग में से बैठा लेना। ठीक है, देखो, पहला है सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, वैसा माध्यम जिसमें उसके कण एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, और विरल माध्यम क्या होता है, तो वैसे माध्यम जिसमें जिसमें उसके कण जो है एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, मतलब एक माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है। ठीक है, और जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश का जो चाल है वो तेज होता है, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं तो ये तेज गति से जाता है। और जो सघन माध्यम है इसमें इसमें जो इसके कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जिस वजह से प्रकाश को धीरे जाना पड़ता है, मतलब इसमें धीरे जाता है। सेम वैसा ही जैसे अगर आप साइकिल चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो, जहां भीड़ भाड़ वाले एरिया होती है वहां से बाइक या साइकिल को धीरे धीरे ले जाना पड़ता है, और जहां पूरा रोड खाली होता है वहां एकदम तेजी से ले जाओ, कोई बात नहीं है, कोई नहीं होता है ना, इसलिए। ठीक है, और देखो, इस जो आज का वीडियो है इसमें मैं जब भी, मान लो ये एक माध्यम है, जब भी ऐसा माध्यम बताऊं, मतलब जिसके कण एकदम पास पास हो, देखो यहाँ पे जो कण है पास पास है और यहाँ पे, यानी कि जब ऐसा माध्यम बनाऊं ऐसे, इसमें देखो कितने सारे हैं, थोड़े ही जगह में बहुत सारे, और इसमें दूर दूर है। जब भी ऐसा माध्यम बनाऊं तो ये होगा सघन माध्यम, और जब भी ऐसा बनाऊं तो होगा विरल माध्यम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। अभी हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे मैंने अभी बनाया था ना 2 माध्यम, सरल और सघन और विरल। ठीक है, वैसे ही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परिसीमा, अलग करने वाली परिसीमा का मतलब है, जैसे आप, अभी कुछ है नहीं, खैर कोई ना, आप एक गिलास में पानी ले लेना। ठीक है, उसमें गिलास को आधा भरना, पूरा नहीं, तो जितना आधा भरे हो, मान लो यह है गिलास, इसमें आप आधा पानी लिए हो। ठीक है, आप इसमें इतना पानी लिए हो, तो यहां पे जितना आप भरे हो उसके जस्ट ऊपर यहां तो हवा है और नीचे है पानी, तो जहां पे हवा खत्म और जहां से पानी शुरू हो रहा है ना, वही है दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परिसीमा। ठीक है, एकदम वही, जहां से ये हवा खत्म हो रहा है यहाँ पे और पानी शुरू हो रहा है, ठीक है, उसी जगह को बोलते हैं दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परिसीमा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, जब प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वही दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परिसीमा पर अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलो मैं इसको लिखवा देता हूं, ये बस आपके समझने के लिए था और इसका एग्जाम्पल भी मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। तो लिखवाता हूं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? जब, साथ साथ ही लिख लेना आप, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह दोनों माध्यमों के, अलग करने वाली जो परिसीमा, जैसे मैंने अभी आपको फोटो बनाया था, अलग दोनों माध्यमों के अलग को कर देना, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परिसीमा पर क्या होता है? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। अलग करने वाली परिसीमा पर अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। यही जो घटना है ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी मैं आपको एक फोटो बनाऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी जो यही घटना है ना, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये हो गया, जैसा अभी ये माध्यम है, तो ये जो माध्यम बना है ये कौन माध्यम है अभी पता नहीं चलेगा जब तक मैं नीचे वाला ना बनाऊं। ठीक है, दो माध्यम ले लिया, एक ये और एक ये नीचे वाला। और ये दो माध्यम हो गए, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो आप देखो ऊपर वाला में जो कण है वो थोड़ा दूर दूर है, मतलब ये कौन माध्यम है? ये है विरल माध्यम। और जो नीचे वाला है इसमें कण जो है पास पास है, मतलब ये क्या है? ये है सघन माध्यम। तो मैं लिख देता हूं, ये है सघन माध्यम, और ये है विरल माध्यम, सॉरी ये है विरल, क्योंकि इसमें जो कण है वो दूर दूर है ना। ये है विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। ठीक है, अब देखो क्या होती है, ये है वो दोनों को अलग करने वाली परिसीमा। यहाँ पे ये क्या है? दोनों माध्यम जहां पे अलग हो रहे हैं, जहां पे ये विरल खत्म हो रहा है और जस्ट सघन शुरू हो रहा है। इसमें क्या होता है, मान लो ये ब्लैक से बना रहा हूं, यहां से ये आपतित किरण जो आ रही है यहां से, ठीक है, इस पे आई और यहां पे मैं डाल देता हूं एक अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये अभिलंब। अब देखो अगर ये सघन माध्यम नहीं होता ना, अगर ये सघन माध्यम नहीं होता तो ये ब्लैक वाली जो है इसी पैसे निकल जाती है, ऐसे ऐसे आई है और निकल जाती। लेकिन
यहाँ पे क्या होगा, दोनों माध्यम चेंज है, जिस वजह से ये थोड़ा सा इधर घूम जाएगी, ये हो जाएगा R और ये है I। ठीक है, यही तो है, वो डिफिनेशन मैंने यही लिखा है एज इट इज। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ये है प्रकाश एक से दूसरे में आया, तब वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली परिसीमा पर, दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाली ये परिसीमा है वहां पे, यहाँ पे अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। मतलब वो अगर माध्यम नहीं होता तो इधर आता है, लेकिन माध्यम है और दोनों अलग अलग माध्यम है, तो वो यहां ना जाकर यहां आ गया है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए डॉटेड लाइन जो बनाया मैंने वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये फोटो बना लेना है, ये है R, ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। ठीक है, अब देखो यहां पे दो बोनस पॉइंट याद रखना। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे बोनस। देखो बोनस पॉइंट में क्या है, जब ये जो किरण है दो अलग अलग माध्यम में आई ना, तो जब ये विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो मैं ये विरल से सघन में आई है तो मैं इधर ही क्यों बनाया, जबकि उधर भी बना सकता था। जरूरी है इधर आएगी? हाँ जरूरी है, क्योंकि ये नियम ही है। ठीक है, जब प्रकाश विरल से सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये है ना अभिलंब, इसकी ओर मुड़ी है, यहां से नहीं, यहां नहीं गई, यहां आ गई पास में उसके। ठीक है, अभिलंब की ओर। और जब ये सघन से विरल में जाती ना, तब अभिलंब से दूर भागती, मतलब यहां से इधर आती। समझे? तो ये दो पॉइंट लिख लो। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। और जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि दूसरा बोनस, वो है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है, यहां तो अभिलंब की ओर मुड़ रही थी जब विरल से सघन में जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, जाता है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, जब वह सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये हो गया। अब इसको रफ करके मैं बताता हूं प्रकाश के अपवर्तन का नियम, फिर बताऊंगा इसके एग्जाम्पल। तो देखो अभी मैं आपको बताता हूं अपवर्तन के जो नियम है। ठीक है, अपवर्तन के बेसिकली दो नियम है। एक नियम है, यहाँ पे मैंने अपवर्तन का जो है फोटो बना दिया छोटा सा। देखो अपवर्तन के दो नियम है। एक जो ये ब्लू वाली दिख रही है, ये है आपतित किरण। यहाँ पे जहां ये जो ब्लैक वाला है बड़ा सा, वो है अभिलंब, और जो ये ब्लैक वाला इधर निकल गया है वो क्या है, वो है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो जो पहला नियम है वो है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। तो आप देख लो तीनों एक ही बिंदु पर है। ये जो ब्लू वाली आपतित किरण, जो ब्लैक निकला है वो है अपवर्तित किरण, और जो सीधा डंडा मारा गया है वो है अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर है ना, देखो यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, तीनों एक ही बिंदु पर। ठीक है, यही पहला नियम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहला नियम। दो नियम है। ठीक है, अब तो अपवर्तन के भी दो नियम है, और इससे पहले जो वीडियो थी ना परिवर्तन वाली, उसमें भी परिवर्तन के दो ही नियम होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपतित किरण
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम। और जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वो ये बोलता है कि प्रकाश के किसी वर्ण के लिए आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अपवर्तित किरण है, ये ब्लैक वाली, और ये अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो जो दूसरा नियम है वो बोलता है कि प्रकाश के किसी वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, जया मतलब होता है साइन, ठीक है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यही है उसका दूसरा नियम। और जो ये नियम है ना उसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। पहले लिखवाता हूं, फिर इसको एक छोटा सा समझना है, बस एक आसान लाइन में वो आपको बता दूंगा। चलो, प्रकाश के किसी वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी वर्ण के लिए, वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। अनुपात एक नियतांक होता है। यह है दूसरा नियम। और इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं, नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि साइन आई, ये जो है ना आपतन कोण, वो साइन आई बट्टा साइन आर, बट्टा मतलब होता है अनुपात, जो बराबर होता है एक नियतांक के, नियतांक। यही तो है स्नेल का नियम, यानी कि साइन आई बट्टा साइन आर। आप में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम बताओ, तो यह है साइन आई बटा साइन आर। तो फिर दे देगा साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई, और कुछ कुछ दो और भी दे देगा, ठीक है। और बोलेगा सही पहचानो, सही संबंध पहचानो, तो ये साइन आई बटा साइन आर। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि जब दो अलग अलग माध्यम होते हैं तो प्रकाश को मुड़ना कितना है वो एक नियम पे चलता है, उसी को स्नेल का नियम बोलते हैं। ये नहीं कि यहां से आया तो अभिलंब के पास आएगा मतलब अब चढ़ के इधर ही आ जाए, उधर चला जाए, ऐसा नहीं, वो एक नियम पे चलता है, ठीक है। उसी को स्नेल का नियम बोलते हैं, बस वही है स्नेल का नियम। इतना ही तो था, इतना छोटा सा। ये हो गया अपवर्तन। अब बहुत अच्छा टॉपिक, अपवर्तनांक, अपवर्तन नहीं अपवर्तनांक, ये तथा अपवर्तन। अब आएगा अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। वो मैं बताता हूं, दोनों को एक ही साथ बता दूंगा। तो देखो अभी मैं आपको बताता हूं अपवर्तनांक। इससे पहले अपवर्तन बताया था, अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक। पहले बताता हूं आपको अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, दोनों एक ही चीज है, और अपेक्षिक अपवर्तनांक ये अलग चीज है, ठीक है। तो देखो जो अपवर्तनांक होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, तुलना करने वाली चीज होती है। मतलब
प्रकाश वायु जो प्रकाश की चाल है वो वायु में कितनी है और किसी माध्यम में कितनी है, उसी अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है, तो वायु या यानी कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उन्हीं का अनुपात, माने जब उन दोनों की तुलना करेंगे तो जो निकलेगा ना उसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। जैसे पहले अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। अपवर्तनांक मतलब होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यह है अपवर्तनांक। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो वो होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जो जल है उसमें प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया, 1.5 सेकंड, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल हो जाती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो कांच है उसमें होता है 2 लाख। कांच में प्रकाश की चाल, तो जो कांच है ना इसमें होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका अपवर्तनांक निकालते हैं, मतलब जल का अपवर्तनांक पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं जल का अपवर्तनांक, ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए तो ये होगा बराबर, पहले क्या लिखना है, ऊपर वायु या प्रकाश में चाल, वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर, तो लिख देंगे 3 लाख किलोमीटर। और उस माध्यम में मतलब जिसमें निकालना है, जिसका अपवर्तनांक, तो जल का निकाल रहे हैं, तो अब देखेंगे जल में कितना है प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल है 2,25,000, तो नीचे लिख देंगे 2,25,000 किलोमीटर। ठीक है, अब जो इसका अनुपात निकलेगा ना वही होगा जल का अपवर्तनांक। चलो वो भी निकाल देता हूं, ये 3 0 से ये 3 0 खत्म, अब ऊपर बचा 300 और नीचे बचा 225,
फिर इसको काटते हैं। ये मान लो हम 25 से अगर काटते हैं तो ये कटेगा 4 8 25। चलो भागी दे देता हूं। 25 बचे 5, ये कटेगा 12 बार में, और ये कटेगा 9। हाँ 9 बार में। फिर ये हो जाएगा 3 ऊपर होगा 4, यानी कि बचेगा 4/3। तो जो 4/3 है, अगर इसको भी हम करते हैं तो ये होगा 1.33। 1.33 समथिंग जाएगा ये। तो ये जो 1.33 है ना, ये है इस जल का अपवर्तनांक। आई बात समझ? हाँ, तो ये है इस जल का अपवर्तनांक। अगर ये फिर चलो इधर मैं कांच का निकाल के दिखाऊंगा। चलो यहां पे ही निकाल देते हैं कांच का। कांच का भी निकाल देते हैं। कांच का भी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिख देंगे कांच का अपवर्तनांक। यही निकालना है ना। इसमें भी सेम नियम, मतलब जो फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा ना। पहले वायु में प्रकाश की चाल लिखेंगे, वो है 3 लाख। वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख। 2 लाख। अब क्या करेंगे, ये 5 से ये 5 जीरो, और बचा क्या 3/2, यानी कि 1.5। ये जो 1.5 है ये है कांच का अपवर्तनांक। और जो 1.33 था ये था जल का अपवर्तनांक। समझे? तो ये है अपवर्तनांक, इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। अब यह अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? तो जब दो अपवर्तनांक का अनुपात लेते हैं ना, जैसे मान लो ये दोनों अपवर्तनांक हो गए का, ये हो गया जल का और ये हो गया कांच का। जब इन दोनों का अनुपात लेते हैं तब तो उसको बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां भी लिख देता हूं। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? तो दो निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपेक्षिक अरे सॉरी, गलती कर दिया मैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो निरपेक्ष अपवर्तनांक का कंपैरिजन करेंगे तब। जैसे मान लो ये था 1.5 कांच का अपवर्तनांक और जल का था 1.33। तो जब इन दोनों का अनुपात लेंगे ना, तो इससे जो निकलेगा वो होगा अपेक्षिक अपवर्तनांक। आई होप आप समझ गए होंगे। बोलते बोलते गर्दन दर्द होने लगा, कोई ना। ठीक है, और सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो होता है हीरे का, यानी डायमंड का, 2.42 यानी 2.42। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भले ही 10th में शायद कहीं नहीं दिया है बट एग्जाम में पूछा गया, जिसका नाम है क्रांतिक कोण। इसको रफ करके आपको मैं बताता हूं क्रांतिक कोण के बारे में। तो देखो, ठीक है, आप अभी पढ़ेंगे हम क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश का गमन सघन से विरल में, ध्यान देना बातें, प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में। क्रांतिक कोण के लिए ना प्रकाश का गमन सघन से ही विरल में होना चाहिए, ना कि विरल से सघन में। तो ये चीज, ये पॉइंट, ये टॉपिक और ये लाइन जरूर ध्यान देना। ठीक है, प्रकाश का गमन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, और जब वो जो किरण है उसका परिवर्तन 90 डिग्री पे हो जाए, तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनता है उसी को क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे बताता हूं आपको। मान लो ये है दूर दूर है ना विरल माध्यम, यह विरल माध्यम, और जो नीचे है ये है आपका सघन माध्यम। ये है सघन माध्यम, ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम। तो क्रांतिक कोण के लिए हमेशा किरण को सघन से विरल में जाना होगा। विरल से सघन में जाएगी तो क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही बुझिएगा। देखो
क्रांति कहाँ जाना चाहिए? सघन से विरल में, ठीक है, सघन से विरल में। तब और सघन से विरल में चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा उसके लिए जो ना एक पॉइंट मैंने जब स्टार्टिंग में लिखवाया था ना अपवर्तन, तो एक पॉइंट लिखवाया था, याद करना, कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और इतना दूर हट जाए कि इन दोनों के बीच का कोण यानी कि इधर से चली जाए, इन दोनों का बीच का कोण 90 बन जाए, इतना दूर हट जाए, तब ये जो IC है, मान लो मैं लिख देता हूं I, और C मतलब होता है क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, तो ये जो I है ना ये हो जाएगा क्रांतिक कोण, जिसके लिए ये अपवर्तित किरण कोण कितना बना दी? कोण 90 डिग्री का, समझे? वही लिखवा देता हूं मैं आपको। ये जरूर याद रखना कि सघन से विरल में जानी चाहिए, विरल से सघन में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है, तब सघन माध्यम का आपतन कोण, सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री हो, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। सघन माध्यम में जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण तब कहलाता है जब विरल माध्यम का जो अपवर्तन कोण हो वो 90 डिग्री के बराबर हो, समझे? वही पॉइंट है, ठीक। चलो ये रहा क्रांतिक कोण के बारे में। इसमें भी 2 बोनस दे देता हूं आपको, शायद अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो अच्छी बात है। बोनस, जो कांच होता है ना, कांच वो है सघन माध्यम, और जो हवा होती है वो है विरल माध्यम। इन दोनों के बीच जो है क्रांतिक कोण का मान होता है 42 डिग्री, ठीक है, यानी कि 42 डिग्री। कांच और वायु का क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण बराबर 42 डिग्री, यानी कि कांच और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो होता है 42 डिग्री। से वो है कि मैं लिख देता हूं हीरा, और जो हीरा होता है ना डायमंड, ठीक है, हीरा और वायु का क्रांतिक कोण, जो हीरा और वायु का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24.4 डिग्री, ठीक है, वो होता है 24.4 डिग्री। आज के लिए इतने रहने देते हैं। कल जो इस वीडियो आएगी उसमें इसी चैप्टर यानी चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन, जो और मेन टॉपिक है जो पूछे गए हैं एग्जाम में या फिर पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो आएगी कल, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और मन लगा पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।